दोस्तों, मिशन फॉरेस्ट्री की क्लास 3 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं कंप्यूटर के बारे में। पिछली क्लास में हमने देखा कंप्यूटर की पीढ़ियां, उससे पहले हमने कंप्यूटर का विकास से पहले हमने कंप्यूटर के बारे में जाना था। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर के प्रकार। देखो कैसे प्रकार, अगर कार्य पद्धति के आधार पर, ठीक है, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण, ठीक है, इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे आज। वर्गीकरण, तो किस आधार पर हम कंप्यूटर को बांट सकते हैं, किन किन भागों में इसको हम बांट सकते हैं, ठीक है, इस आधार पर। और उसके बाद फिर अलग अलग तरीके से, दो तरीके से हम कंप्यूटर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो, अगर कार्य पद्धति के आधार पर देखें तो 3 प्रकार का कंप्यूटर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहला है डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर। दूसरा हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, एनालॉग। और तीसरा हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर जो होता है, ये होता है द्विआधारी पद्धति पर ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका जो कार्य है द्विआधारी यानी कि बाइनरी सिस्टम पर ये कार्य करता है। एनालॉग कंप्यूटर क्या है, जैसे किसी चीज को आपने मापना है, ठीक है, किसी भौतिक इकाई को मापने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और बाकी हाइब्रिड जो एनालॉग और डिजिटल दोनों रूपों में होता है। ठीक है, ये आपने समझना। पहले देखो इसका जो उदाहरण अगर हम देखें, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर का क्या, डिजिटल घड़ी। डिजिटल घड़ी इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, इसका देखो भौतिक इकाइयों को मापने के लिए, जैसे तापमान, ठीक है, तापमान, या फिर कहीं पर दाब, ठीक है, ऊंचाई, लंबाई इत्यादि, ठीक है, अन्य चीजें भी और भी इसमें शामिल हो सकती हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर जो डिजिटल घड़ी, ठीक है, उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए। एनालॉग कंप्यूटर जो भौतिक इकाइयों को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, और हाइब्रिड कंप्यूटर जो दोनों, ठीक है, दोनों रूपों में प्रयोग होता है, दोनों रूपों में प्रयोग, ठीक है, दोनों रूपों में प्रयोग इसका होता है। तो कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर को हम 3 भागों में हमने बांटा। ठीक है, और देखा। अब देखो आकार के आधार पर वर्गीकरण, आकार के आधार पर वर्गीकरण, आकार के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण, आकार मतलब कितना बड़ा है, ठीक है, कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर किस रूप में प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है, सबसे पहला इसमें आता है, देखो सबसे पहला कौन सा आता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो कि काफी बड़े आकार का होता है। ठीक है, सबसे बड़े आकार में ये होता है, बड़े आकार का कंप्यूटर होता है। ठीक है, बड़े आकार में होता है। ठीक है, सबसे पहली विशेषता इसकी है ये। दूसरा क्या है, देखो कार्य क्षमता और गति अत्यंत तीव्र होती है। कार्य क्षमता और गति, कार्य क्षमता और स्पीड, ठीक है, कार्य करने की गति अत्यंत तीव्र, मतलब काफी ज्यादा तीव्र होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तीव्र होती है। और तीसरी इसकी क्या विशेषता है, एक से अधिक लोग इस पर एक साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, एक से अधिक लोग एक साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, एक से अधिक लोग एक साथ इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे फैक्टर आपने ध्यान रखना। देखो आकार के आधार पर यदि वर्गीकरण करें तो सबसे पहला कौन सा आता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो कि काफी बड़े आकार में होता है। ठीक है, बड़े आकार में होगा, कार्य क्षमता इसमें अधिक होती है। ठीक है, इसकी अधिक होती है, और इसमें की गति भी काफी तेज होती है, और साथ ही इसमें एक से अधिक लोग एक साथ एक समय पर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, फिर है देखो मिनी कंप्यूटर। ठीक है, मिनी कंप्यूटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा मिनी कंप्यूटर की क्या विशेषता है, ये मेन फ्रेम से छोटा होता है। ठीक है, मेन फ्रेम से आकार में छोटा होता है। ठीक है, आकार में ध्यान रखिएगा, आकार में मेन फ्रेम से छोटा होता है। साथ ही देखो इसकी दूसरी विशेषता क्या है, कार्य क्षमता इसकी अत्यधिक होती है, कार्य क्षमता काफी तेज होती है इसकी भी। ठीक है, कंप्यूटर तो अपने आप में काफी तेज कार्य करता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, तो इससे भी ज्यादा क्षमता होती है मिनी कंप्यूटर की। ठीक है, और यदि आप माइक्रो कंप्यूटर की बात करें, इसके बाद आता है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर, तो इसकी भी काफी तीव्र क्षमता होती है, और इसमें क्या माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है। ठीक है, मेन फ्रेम से छोटा होता है, सबसे बड़ी बात तो ये मेन फ्रेम से भी छोटा होता है। ठीक है, मेन फ्रेम से छोटा, और इसमें क्या लगे रहते हैं, देखो माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कार्य क्षमता अत्यंत होती है, इसकी भी कार्य क्षमता काफी तेज होती है। ठीक है, कार्य क्षमता अत्यधिक तीव्र होती है। ठीक है, इसकी भी
ठीक है। तो देखो तीन तरह के कंप्यूटर, यानी कि पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर जो कि काफी बड़े, सबसे बड़े आकार में कौन सा होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। इसकी कार्य क्षमता काफी तेज होती है और एक से अधिक लोग इसमें एक साथ कार्य कर सकते हैं। फिर आता देखो मिनी कंप्यूटर जो कि मेन फ्रेम से छोटा होता है और कार्य क्षमता इसकी भी उसकी अपेक्षा ज्यादा तेज होती है, ठीक है। फिर माइक्रो कंप्यूटर आता है जो कि सबसे तेज होता है और इसमें देखो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग इसमें किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो एक आता है पर्सनल कंप्यूटर, पीसी जिसको बोलते हैं, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, इसको पीसी भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। देखो इसका आकार अत्यंत छोटा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, आकार छोटा होता है इसका। जैसे पर्सनल कंप्यूटर आपने देखा होगा ना, आप कहीं टाइपिंग वगैरह सीखने जाते होंगे तो आपको एक कंप्यूटर, उसमें एक सीपीयू, ठीक है, तो ये आपका पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक है, पीसी है। तो मतलब वही पीसी वही आकार में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये पर्सनल कंप्यूटर आकार इसका काफी छोटा होता है और साथ देखो एक बार में एक ही व्यक्ति इसमें कार्य कर सकता है, ठीक है, एक ही व्यक्ति इसमें कार्य कर सकता है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है, कार्य कर सकता है। एक साथ दो तीन लोग एक साथ इसमें कार्य नहीं कर सकते, ठीक है। और साथ ही इसको इंटरनेट से जोड़ा भी जा सकता है, ठीक है, इंटरनेट से इसको जोड़ा जा सकता है। हालांकि इंटरनेट से सभी जोड़े जा सकते हैं, ठीक है, इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है, ध्यान रखिएगा ये भी आप, ठीक है, जा सकता है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ये है पर्सनल कंप्यूटर की विशेषता। अब यदि इसके अलावा और कुछ चर्चा करें तो उसमें लैपटॉप भी आता है, ठीक है, अभी पाम टॉप आएगा, उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये आप लोग समझ जाइएगा पहले, ठीक है। आकार के आधार पर यदि वर्गीकरण करें तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो कि काफी बड़े आकार में होता है, उससे छोटे आकार में यदि आप जाते हैं तो मिनी कंप्यूटर, ठीक है, इससे भी छोटे आकार में कौन सा हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। और माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है, ठीक है। साथ ही देखो इसके अलावा पर्सनल कंप्यूटर की यदि बात करें तो आकार इसका काफी छोटा होता है और एक बार में एक ही व्यक्ति इसमें कार्य कर सकता है। जैसे आप टाइपिंग सीखने जाते होंगे तो एक बार में केवल आप ही उसमें टाइप कर सकते हैं, ठीक है, अन्य कोई व्यक्ति उसमें और कोई कार्य नहीं कर सकता क्योंकि औसत ही नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। आगे देखते हैं लैपटॉप। अगला देखो लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप जो कि आप सभी जानते हैं पीसी से काफी छोटा होता है, ठीक है, फोल्ड हो सकता है और ले जाने योग्य होता है। आप उसको कहीं भी अपने बैग में डालकर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ले जाने योग्य देखो, एक तो पीसी से छोटा है, ठीक है, सबसे बड़ी बात तो पीसी से छोटा है, ठीक है, पीसी से छोटा है और ले जाने योग्य है, ठीक है, ले जाने योग्य। और इसके अलावा एक और आता है सबसे छोटा जो कंप्यूटर का रूप है, ठीक है, इसमें देखो ये बैटरी के साथ कार्य कर सकता है, ठीक है, बैटरी से कार्य कर सकता है। जैसे फोन हमारा होता है ना, जैसे हमारा फोन चार्ज होता है ऐसे लैपटॉप भी चार्ज होता है 100% पूरा, उसके पश्चात फिर वो कार्य कर सकता है, ठीक है, काफी लंबे समय तक कार्य कर सकता है। उसके अलावा देखो एक आता है पाम टॉप, ठीक है, पाम टॉप, ये काफी छोटा होता है, ठीक है, हाथ में इसको रखकर कार्य किया जा सकता है। सबसे छोटा कंप्यूटर है, ठीक है, सबसे छोटा है, आकार के आधार पर सबसे छोटा है और हथेली पर रखकर, जैसे फोन, ठीक है, हथेली पर रखकर इसमें कार्य हम कर सकते हैं। जैसे हमारा फोन है ना, कार्य कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हथेली पर रखकर इसमें कार्य कर सकते हैं। जैसे फोन है, हथेली पर रखा हम कार्य कर सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पाम टॉप सबसे छोटा कंप्यूटर है। और यदि बात करें सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है तो सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ठीक है, जो कि सबसे तेज कंप्यूटर है, ध्यान रखिएगा, सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर, ठीक है। इसकी संग्रहण क्षमता और गति, ठीक है, इसकी सबसे पहले तो इसकी गति इसकी क्या है, सबसे तेज, अत्यधिक तेज है, काफी तेज गति से कार्य करता है, ठीक है, अत्यधिक तेज है। साथ ही संग्रहण क्षमता ठीक है, इसकी अत्यधिक है, ठीक है, अन्य की अपेक्षा काफी तेजी से कार्य करता है और अधिक स्टोरेज ये कर सकता है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर जो कि माइक्रो प्रोसेसर से ही बना होता है, इसमें कई सारे जो माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, उसका प्रयोग किया जाता है। और ध्यान रखिएगा हाल ही में सुपर कंप्यूटर जो एक परम कामरूप, ठीक है, परम कामरूप, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, पूछा जा सकता है, ठीक है, जो कि कहा IIT गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी में इसको स्थापित किया गया है। और एक किया गया परम गंगा, ठीक है, परम गंगा कहा स्थापित किया गया, IIT रुड़की, ठीक है। तो देखो दोनों में आपने याद कैसे रखना है, कामरूप कहाँ का प्राचीन नाम था, असम का, ठीक है, और गंगा कहाँ बहती है, रुड़की, मतलब उत्तराखंड में, ठीक है। तो IIT रुड़की, यहाँ पर परम गंगा स्थापित किया गया और दोनों किसके द्वारा बनाए गए, ये दोनों CDEC कंपनी द्वारा, ठीक है, CDEC कंपनी द्वारा इनका निर्माण किया गया, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो IIT
गुवाहाटी में परम कामरूप और आईआईटी रुड़की में परम गंगा, ये स्थापित किए गए सुपर कंप्यूटर हाल ही में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें आपने नोट कर लेने, देखो पूछा जा सकता है। तो कंप्यूटर में आपको देखो सबसे तेज गति, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है काफी आसान, यदि पेपर बनेगा तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी काफी आसान आ जाते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में सबसे तेज गति से कार्य करने में सक्षम कंप्यूटर है, कौन सा कंप्यूटर हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो उसमें आपको पीसी, लैपटॉप, एक दो ऑप्शन और दे देगा, तो कौन सा हो जाएगा उसमें? सुपर कंप्यूटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी, उसका विकास। अब देखते हैं इनपुट और आउटपुट, ठीक है। क्या है इनपुट और क्या है आउटपुट, तो इस बारे में भी चर्चा करते हैं। इनपुट और आउटपुट, ठीक है। इनपुट और आउटपुट, इनपुट क्या होते हैं पहले देखो, मैं इसलिए आपको पूरा डीपली पढ़ा रहा हूं ताकि आपकी सारी चीजें कवर हो जाएं। 6 क्लास मुश्किल से 5 या 6 क्लास आपका कंप्यूटर में मैं लूंगा, ज्यादा क्लास नहीं लूंगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो आपको सारी बेसिक चीजें कंप्यूटर की जो परीक्षाओं में आती हैं उस योग्य बना दूंगा कि आप क्वेश्चन कर पाओ। तो इसलिए फायदा नहीं है कि मैं आपको वन लाइनर टाइप के लिखा दूं, तो वो रटने वाला सीन हो गया। और वैसे भी मैं आपको कभी वन लाइनर लिखाऊंगा नहीं, ठीक है। मेरे साथ आप इस उम्मीद के साथ मत रहिएगा कि मैं आपको कभी वन लाइनर लिखाऊंगा। मैं ना कभी वन लाइनर पढ़ता हूँ, ना उस पर कभी विश्वास करता हूँ, ठीक है। और जो लोग भी वन लाइनर पढ़ते हैं, मेरी सलाह है आप लोग छोड़ दीजिए वन लाइनर पढ़ना, ठीक है। पुलिस के एग्जाम में आप लोगों ने इसका परिणाम देखा भी होगा, तो वन लाइनर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। देखो जब यूके SSS एग्जाम करा था तो कुछ विशिष्ट पुस्तकें आती हैं उत्तराखंड की, मैं आपको नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी पुस्तक का भी, तो उनको पढ़ के भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन कोई फायदा नहीं रहता, ठीक है। आपके अंदर एक समझ विकसित होनी चाहिए, आपके अंदर चीजों को समझने की, भिन्न तरीके से जानने की उत्सुकता रहनी चाहिए, ठीक है। भिन्न तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। नौकरी तो देखो, नौकरी तो एक माध्यम है क्या लाइफ चलाने का, ठीक है। आगे एक माध्यम है आपके गुजारा करने का, लेकिन आप कितने समझदार हैं, आपके अंदर कितनी समझ है, आप विभाग में जाके किस तरह से काम कर रहे हैं, ये फिर आपके द्वारा जो शिक्षा ग्रहण की जा रही है, आपके द्वारा जो चीजें अभी ली जा रही है ना, वही आपके बाद में प्रदर्शित होता है। तो इसलिए मैं ऑनलाइन आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा, अपनी समझ विकसित करिए, ठीक है। अगला देखो इनपुट और आउटपुट यदि हम बात करें तो सबसे पहले देखते हैं, देखो इनपुट एक तरफ लेते हैं इनपुट और एक तरफ लेते हैं हम आउटपुट। इन मतलब क्या होता है, देखो मैं, आउट मतलब क्या होता है बाहर, ठीक है। इन मतलब मैं यानी कि अंदर, और आउट मतलब क्या होता है बाहर यानी कि जो हमें दिख रहा है। इनपुट देखो, मैंने कोई भी चीज है, एक कीबोर्ड लिया, ठीक है, कीबोर्ड लिया, मैं उस पर कुछ टाइप कर रहा हूं। आपने टाइपिंग टेस्ट दिया होगा या आप टाइप सीखने जाते हैं या फिर आपने किसी को टाइप करते हुए देखा होगा, भिन्न भिन्न कहीं पर भी आपने टाइप करते देख ला, कोई आपने बिल बनवाया तो टाइप करते हुए देखा, ठीक है। आपने कोई सर्टिफिकेट बनाया अपना तो टाइप करते हुए देखा, आपने फॉर्म फिल किया अपना ग्रुप सीखा तो टाइप करते हुए देखा। तो टाइप करना मतलब मैं उसको कुछ दे रहा हूँ, कंप्यूटर को हम कुछ अपने कुछ दे रहे हैं, इनपुट्स दे रहे हैं कि भाई ये आपने मतलब आपने अपना नाम टाइप किया, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने टाइप करी, ठीक है। तो टाइप करके हमने किसको, कंप्यूटर को संदेश दिया, ठीक है। तो उसको संदेश देना क्या होता है, इनपुट। किसी भी माध्यम से संदेश किसी भी माध्यम से दिया जा सकता है, ठीक है। स्कैन करके हो सकता है या फिर टाइप करके हो सकता है, ठीक है, या फिर जैसे डिजिटल रूप में भी हो सकता है, जैसे फोटो खींच के, जैसे मान लीजिए हम कोई फोटो खींच रहे हैं तो वो भी क्या इनपुट है, ठीक है। फोटो को क्लिक मतलब ले रहा है वो, ठीक है। तो ये समझना है आपने इनपुट क्या है, यानी कि हम कोई चीज कंप्यूटर को संदेश दे रहे हैं या फिर हम कुछ उसमें टाइप कर रहे हैं या फिर उसमें हम कुछ कार्य कर रहे हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर के सीपीयू को पता चल रहा है कि उसे क्या संदेश प्राप्त हुआ है, वो क्या है इनपुट। और आउटपुट क्या होता है, जो वो प्रदर्शित करेगा, ठीक है। हमने टाइप किया अपना फॉर्म, पूरा टाइप कर लिया, जब आपने ग्रुप से का कोई भी आपने फॉर्म भरा पूरा टाइप कर लिया, उसके पश्चात उसको आप प्रिंट निकाल के देखोगे या फिर उसका पूरा मॉनिटर में देखोगे कि आपने कोई गलतियां तो नहीं कर दी है, ठीक है। तो आपको जो प्रदर्शित कर रहा है ना वो होता है आउटपुट। आउट मतलब बाहर, ठीक है। आपको जो बाहर उसने दिया, आपने जो टाइप किया, आपको जो टाइप करके दिया या फिर अन्य कोई सूचना आपने प्रेषित करी, ठीक है। जैसे कोई भी, जैसे आपने कोई बिल बनाया उसको टाइप करके उसका प्रिंट निकाल लिया, आपको प्रदर्शित हुआ, वो क्या हो जाता है आउटपुट। तो ऐसे उपकरण जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को संदेश देते हैं इनपुट कहलाते हैं, और ऐसे उपकरण जिसके माध्यम से कंप्यूटर हमें हमारे दिए गए संदेश को ट्रांसलेट मतलब कंप्यूटर की भाषा में स्थानांतरित करके, ठीक है, हमारे किए गए कार्य का जो आउटपुट हमें प्रदान करता है वो क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। दोनों आपने अलग अलग समझना है, ठीक है।
कुछ उदाहरण मैं आपको यहाँ पर लिखाता हूँ सारे इनपुट और आउटपुट के, जो कि आपको लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपको समझने में काफी आसानी रहेगी। ठीक है, आगे इन्हीं उदाहरणों में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आना है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है और अब गलती नहीं करनी आगे। अब अगर मैं इनके इतने आउटपुट आपको या इनपुट आपको एक एक वन लाइनर में लिखाऊंगा तो काफी समय नष्ट होगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको देखो समझा रहा हूँ ताकि आपके अंदर पहले आप समझ जाओ चीज को। अगर चीज समझ जाओगे तो क्वेश्चन करना काफी आसान रहता है। ठीक है, तो लिखाता हूं आपको सारे इनपुट और फिर आउटपुट। देखो इनपुट में सबसे पहले आ गया कीबोर्ड, ठीक है, फिर आ गया माउस, देखो ट्रैक बॉल आता है एक, ठीक है, अभी समझाऊंगा हर किसी को अलग अलग आपको। ट्रैक बॉल, इसके अलावा देखो जॉयस्टिक, ठीक है, ये भी क्या है इनपुट का उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा देखो स्कैनर, स्कैनर भी क्या है इनपुट का उदाहरण। ठीक है, इसके अलावा देखो माइक्रोफोन, माइक्रोफोन, ठीक है, माइक इत्यादि सब क्या है माइक, ये भी ठीक है इनपुट का उदाहरण। जैसे बार कोड रीडर, ये भी समझाऊंगा भी होता क्या। ठीक है, बार कोड रीडर ये भी इनपुट का उदाहरण है। इसके अलावा देखो वेब कैम, ठीक है, ये भी इनपुट का उदाहरण है। इसके अलावा देखो OMR, ठीक है, OMR भी क्या है इनपुट का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्या है कार्ड रीडर, कार्ड रीडर भी इनपुट का उदाहरण। ठीक है, साथ देखो डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा, ठीक है, ये भी इनपुट का उदाहरण है। और इसके साथ ही जैसे लाइट पेन, लाइट पेन, ठीक है, ये भी क्या है इनपुट का उदाहरण। जैसे टच स्क्रीन, ठीक है, ये इनपुट में भी आता है आउटपुट में भी आता है। ठीक है, टच स्क्रीन दोनों में आ जाता है क्योंकि हम टच करते हैं उसके पश्चात हमें परिणाम भी इसी में दिखाई देता है। ठीक है, हमारा आउटपुट भी इसी में दिखाई देता है, तो इसलिए दोनों में वो कार्य करता है। तो देखो कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या होता है जो कंप्यूटर में लगा होता है, हम उसके माध्यम से कंप्यूटर को कोई भी चीज टाइप करके बताते हैं। माउस क्या होता है, माउस के माध्यम से हम जो कंप्यूटर में कुछ चीज सेलेक्ट करते हैं, स्क्रॉल करना है, ऊपर नीचे जाना है तेजी से, मतलब कीबोर्ड के बदले तेजी से कार्य करने के लिए माउस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो जो कंप्यूटर से संबंधित, जैसे इसमें स्कैनर है, कोई भी चीज स्कैन करके उसमें लेना है। ठीक है, जैसे माइक आप बोल कर सकते हैं, माइक्रोफोन। ठीक है, इसके अलावा देखो बार कोड रीडर क्या होता है, आपने देखा होगा कोई कभी शॉपिंग करने गया हो या फिर किसी ने बैंक में जाकर देखा हो, या फिर इस तरह से एक स्कैन करने वाला होता है, कोई चिट लगी है, ठीक है, उसमें हम स्कैन करते हैं। ऐसे ही अगर आप शॉपिंग करने गए तो उसका सीधा प्राइस उसमें आता है, प्रोडक्ट की डिटेल आ जाएगी। ठीक है, या आप बैंक में गए, जैसे चेक है, उस चेक को हमने उस पर स्कैन किया तो उसको पढ़ लेता है सीधा सीधा। ठीक है, ये होता है बार कोड रीडर। ठीक है, वही कार्ड रीडर भी ऐसे ही कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा देखो OMR जिसमें हम परीक्षा देते हैं, तो वो भी इनपुट का उदाहरण। ठीक है, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, लाइट पेन इत्यादि सारे क्या हैं इनपुट के उदाहरण है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको मिलेगी, इन्हीं में से आएगा। कितने 8, 10, 12 जितने भी हैं, इनसे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने सारे इनपुट याद रखने। अब देखो आउटपुट कौन कौन से होते हैं, आउटपुट हमें कहाँ कहाँ मिलेगा। सबसे पहले देखो मॉनिटर, कीबोर्ड जो कंप्यूटर में मॉनिटर होता है। ठीक है, मॉनिटर हो गया आउटपुट का। प्रिंटर, ये भी आउटपुट का उदाहरण हो गया। ठीक है, प्लॉटर, ये भी आउटपुट का उदाहरण हो गया, ये भी आपने ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा देखो हेडफोन, ठीक है, ईयरफोन जो होता है, ये भी सब, जैसे स्पीकर, ठीक है, स्पीकर ये भी आउटपुट का उदाहरण है। इसके अलावा देखो एक और है, ये है स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर, ठीक है, ये भी क्या है आउटपुट का उदाहरण। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है आउटपुट के उदाहरण। देखो मॉनिटर, हमने कुछ चीज टाइप किया तो कहाँ दिखता है स्क्रीन पर। कौन सी स्क्रीन पर, जो कंप्यूटर की स्क्रीन है, इसको हम क्या बोलते हैं मॉनिटर। ठीक है, प्रिंटर, कुछ चीज टाइप किया उसको किस माध्यम से हम निकालेंगे, मैं आपको ग्रुप के माध्यम से पेपर दूंगा तो आप उसको किस चीज से निकालोगे, तो प्रिंट से निकालोगे। तो क्या हो गया प्रिंटर, हमें आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, ऐसी प्लॉटर होता है प्रिंटर की भांति, लेकिन उससे भिन्न तरीके से कार्य करता है। ठीक है, हेडफोन, अपने फोन में गाना चलाया, सुनाई कहाँ दे रहा कान पर। ठीक है, ऐसे स्पीकर, देखो स्पीकर क्या आवाज को बाहर निकाल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, आपने देखा होगा प्रोजेक्टर के माध्यम से जैसे पढ़ाई होती है तो क्या होता है वो भी आउटपुट, उसमें हम देखते हैं। ठीक है, वो प्रत्यक्ष हमें दिखता है। तो ये हो गया इनपुट और ये हो गया आउटपुट। ठीक है, ये हो गया आउटपुट। ठीक है, अब देखो कीबोर्ड, एक कीबोर्ड के बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि कीबोर्ड से लगातार क्वेश्चन आता है, कीबोर्ड के बारे में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो कीबोर्ड में कुल 104 कुंजियां होती हैं।
यानी कि बटन होते हैं, ठीक है। 104 बटन या कुंजियां या की जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। 104 कुंजियां होती हैं। आपने देखा होगा कभी कीबोर्ड को अलग अलग, यदि मैं आपको तोड़ के बताऊं इसको अलग अलग पार्ट में, ठीक है, इस तरह से होती है। देखो 26 कुंजियां इसमें होती हैं अल्फाबेट की, ठीक है। 26 कुंजियां यहां पर आपको मिल जाएंगी अल्फाबेट की इस तरह से, ठीक है, इस बीच में। और एक यहां पर होता है स्पेस की, ये बड़ा सा यहां पर होता है कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल फिर ऑल्ट, यहां पर भी यही चीजें रिपीट होती हैं, ठीक है, इस तरह से। यहां पर हो जाएगा शिफ्ट आपके, ठीक है, यहाँ पर शिफ्ट का एक बटन होता है, यहाँ पर होता है कैप्स लॉक का, और यहाँ पर होता है टैब, ठीक है, इस तरह से कीबोर्ड। और यहाँ पर होता है एंटर और बैक स्पेस। तो इतने कीज देखो, बैक स्पेस कहां पर है, बैक स्पेस है, एंटर है, ठीक है, कैप्स लॉक है, टैग है, ठीक है, टैब है, कैप्स लॉक है, शिफ्ट है। इसके अलावा ऊपर देखो यहाँ पर नंबर होते हैं, ठीक है, यहाँ पर नंबर आपको मिलेंगे, और इधर भी आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पर नंबर मिलते हैं, एक एंटर भी मिलता है, यहाँ पर मिलती है आपको एरो की, ठीक है, एरो की। बाकी यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा की मिलते हैं, जैसे वहां पर आपको इंसर्ट इत्यादि, ठीक है, अन्य चीजें मिलती है यहाँ पर नम लॉक आपको मिलता है, ठीक है। साथ ही ऊपर मिलती है फंक्शन कीज भी मिलती है। तो इस तरह से हमारा कीबोर्ड बना होता है, ठीक है। कीबोर्ड में यदि बात करें तो अल्फाबेट की कुल कितनी कुंजियां होती हैं, अल्फाबेट होते हैं कुल 26, ठीक है। टोटल 104 है, जिसमें से अल्फाबेट कितनी है, 26, ठीक है। उसके संख्यात्मक कितनी है, ठीक है, संख्यात्मक भी यहाँ पर साइड में होती है पूरी 9 तक का। उसके अलावा देखो फंक्शन की जिसे हम क्या बोलते हैं, F1 से लेकर F12 तक का, ठीक है, F1 से F12 तक का होती है फंक्शन की, ठीक है। तो 12 फंक्शन की होती है। ऐसे भी पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस तरह देखो एरो की होती है, मैं आपको समझा चुका हूं एक बार यहाँ पर, ठीक है, एरो की। बाकी देखो ये सारी चीजें आप एक काम कीजिएगा, आप सभी लोग इस क्लास के पश्चात गूगल पर सर्च कीजिए कंप्यूटर कीबोर्ड और देखिए, क्योंकि देखने से आपको प्रैक्टिकली चीज याद हो जाएगी। कीबोर्ड में टोटल 104 कुंजियां हैं, फंक्शन की है, ठीक है, फंक्शन की है, देखो संख्यात्मक की है, अल्फाबेट की है, एरो की है। इसके अलावा कुछ विशेष की होती है, जैसे एंटर है, ठीक है, दो जगह एंटर होता है। इसके अलावा बैक स्पेस है, डिलीट है, ठीक है, शिफ्ट है, टैब है, बाकी कैप्स लॉक है, ठीक है। ये सारी की भी कभी कभी पूछी जाती है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि कर्सर को मॉनिटर की स्क्रीन पर, मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पर यानी कि मॉनिटर पर कर्सर को एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति पर या फिर एक शब्द से अगले शब्द पर पहुंचाने के लिए हम किस की का प्रयोग करते हैं। तो किस की का प्रयोग करेंगे, एरो की। यदि लेफ्ट साइड जाना तो लेफ्ट एरो की, यदि राइट साइड जाना तो राइट एरो की, यदि ऊपर चढ़ना है तो ऊपर की एरो की, यदि नीचे आना है तो नीचे की एरो की, ठीक है। तो एरो की आपको ये सब पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन पहले बन भी चुका है, ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, ठीक है। फंक्शन की पूछी गई है, कितनी फंक्शन की है, एरो की पूछी गई, इनका कार्य क्या है, ठीक है, संख्यात्मक, नम लॉग वगैरह सारी चीजें कीबोर्ड से आपको जानकारी जितनी भी होगी प्रैक्टिकली आप देखिएगा, सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। और यदि बात करें देखो माउस की, यदि माउस की बात करें, ठीक है, माउस, ठीक है, तो माउस का आविष्कार 1964 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1964 में इसको बनाया गया था, और किसके द्वारा बनाया गया था, डगलस सी एंजलबर्ट द्वारा, ठीक है, एंजलबर्ट इसके द्वारा बनाया गया था। और क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। तो माउस का आविष्कार किसने किया था, 1964 में डगलस सी एंजलबर्ट के द्वारा किया गया था, जो कि पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, देखो ये इनपुट और आउटपुट में कौन से अलग है, इनपुट में ये अलग है, ये आप समझ भी चुके हैं कैसे वो कार्य करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीजें दोनों में आती है, जैसे टच स्क्रीन दोनों में आती है, ठीक है। एटीएम मशीन, देखो एटीएम, सभी को एटीएम यूज करना तो आता ही होगा, ठीक है। आप गए, आजकल तो टच वाला एटीएम आ चुका है वैसे भी, ठीक है। आप गए, आपने अपना कार्ड स्वैप किया और टच किया, मतलब उसको आपने सूचनाएं दी, आपने उसको संदेश दिया कि मुझे भाई 10,000 रुपए दे दो, ठीक है। आपने कार्ड स्वैप किया, आपने उसको अपनी डिटेल्स डाली, ठीक है, उसमें जो भी पिन वगैरह मांगता है, उसके पश्चात उसने आपको आउटपुट भी दिया, मतलब आपको पैसे भी तो दिए ना। तो इनपुट और आउटपुट दोनों चीजों का उदाहरण है एटीएम, ठीक है। ऐसी टच स्क्रीन, आप फोन चला रहे हो तो टच कर रहे हो, आप उसको संदेश दे रहे हो, लेकिन आपको प्रदर्शित भी उसी में हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, आउटपुट का उदाहरण। तो क्वेश्चन कभी अगर बने
इन पर, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, एटीएम मशीन निम्नलिखित में से किस प्रकार का उदाहरण है? इनपुट है, आउटपुट है, या इनमें से कोई नहीं है। फिर ऑप्शन दिया जाए ए और बी दोनों है, तो दोनों में आएगा, ठीक है। क्योंकि एटीएम हमने उसको संदेश भी दिया, मतलब सूचना भी दी, और उसने हमें उसका आउटपुट भी तुरंत दिया, ठीक है। वहीं पर उसी मशीन के जरिए हमें आउटपुट दिया, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना। देखो माउस का आविष्कार पूछा गया पहले, कीबोर्ड की कुल कुंजियां पूछी गई हैं, कुल फंक्शन की इसमें कितनी ये पूछा गया, ठीक है। बाकी लगातार प्लॉटर तो लगातार आते रहता है कि प्लॉटर किस तरह का उपकरण है, ठीक है। स्कैनर लगातार आता है, कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल ये लगभग आते ही रहते हैं। तो आप लोग इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगली क्लास में देखेंगे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इत्यादि, ठीक है। कंप्यूटर का अगला भाग जो भी हम देखेंगे, मेमोरी, ठीक है, तो उस बारे में चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग तैयारी करते रहिए दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा यदि आपको पसंद आए क्लास। और साथ ही पुनः मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा, वन लाइनर से बचिए, ठीक है। वन लाइनर आपको कभी भी सफलता नहीं दिला सकते, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, वन लाइनर पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं होता, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।